तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। और आज के कंटेंट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार के ज्योग्राफी से। और इसके बारे में बता देता हूँ, जो मैं कंटेंट शुरू करने वाला हूँ ये कंटेंट थोड़ा सा हमें बिहार के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसलिए इस कंटेंट में सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे चीज़ों को। देखो, बेसिक से समझने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ इसके बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता रहेगा कि किस प्रकार से उस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते हो। और सिर्फ याद कर जाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में गिन चुन कर ही वाटरफॉल्स हैं, और मैं चाहूँ तो आपको इजीली सारा का सारा याद करा सकता हूँ, बट याद करने में मज़ा नहीं आपको आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं अभी कि हम लोग सबसे पहले आज का जो कंटेंट शुरू करने वाले हैं वो हमारा है बिहार के भूगोल में। हम लोग जलप्रपात पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन वाटरफॉल को पढ़ने से पहले वाटरफॉल का फॉर्मेशन भी जानेंगे कि वाटरफॉल बनता कैसे है। वाटरफॉल बनाने में प्रकृति किस किस प्रकार की मदद लेती है, किससे, नेचर से। और इन सब चीज़ों को हम लोग आज के कंटेंट में समझने वाले हैं। ये हमारी बिहार ज्योग्राफी की स्पेशल 6 क्लास है। और 6 क्लास में हम लोग वाटरफॉल, जिसको कि इंग्लिश में, हिंदी में जलप्रपात भी कहा जाता है, इसके हम लोग जितने स्टेजेस होते हैं उस स्टेजेस को समझेंगे। किस प्रकार से नदियों का जो मुहाना होता है वो लास्ट जहाँ एंड करता है, तो वो किन विभिन्न प्रकार के वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन करता है, हम लोग इसको भी आज की क्लास में समझने वाले हैं। जितनी भी क्लास हमारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल निक्स द ट्रिक्स पर आधे घंटे के बाद स्ट्रीम कर दी जाती है। और जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास भी आधे घंटे बाद आपको स्ट्रीम्ड वहाँ मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे टीचमेंट के ऐप में भी आपको मिलेगी। तो बच्चों, आप कहीं भी देख सकते हो, टीचमेंट पे जाओ, यहाँ देखो, और मन करे आपको तो यूट्यूब पे देखना हाई डिफिनेशन में, तो वहाँ भी आप सेम कंटेंट देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सारे के सारे हैंडल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सारे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमसे कनेक्ट हो लीजिए। अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, ज्योग्राफी का जब कंटेंट आता है तो उसमें अगर हम वाटरफॉल्स को पढ़ते हैं तो वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वाटरफॉल को सभी लोग जानते हैं, झरना कहा जाता है। सब लोग झरना देखे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे आप लोग में। तो जितने बच्चे लोग झरना देखे हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं देखे हैं तो झरना देखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन झरना हमारे बिहार में ही है, आप वहाँ भी बिहार में भी देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। और वाटरफॉल जो भी, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो देखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर देखे हैं तो। और नहीं देखे हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में ही झरने को देख देंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक हाई डिफिनेशन वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पे कॉपीराइट आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हाउ आर वाटरफॉल फॉर्म्स, मतलब झरने का निर्माण कैसे होता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म है, मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैप के जरिए समझा दूंगा। तो अ वाटरफॉल इज अ रिवर और अ बॉडी ऑफ वाटर दैट स्लीपली फॉल्स ओवर अ रॉकी एज इनटू अ प्लंज पूल। देखो, कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये झरना एक नदी या पानी का एक ऐसा पिंड होता है जो एक चट्टानी किनारे से, मतलब बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैस्केड्स, और इसको हम लोग दूसरे भाषा में कैस्केड्स भी कहते हैं। वैसे कैस्केड का शुद्ध हिंदी देखा जाए बच्चों तो उसका मतलब होता है छोटा झरना। जलप्रपात अलग चीज होता है। जलप्रपात आप कह सकते हो वाटरफॉल का एक बड़ा सा बॉडी होता है, लेकिन कैस्केड का मतलब छोटा झरना होता है, ध्यान रखिएगा। नोन इन द आर्टिकल बिलो, और अभी के जो आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन, हाउ वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वाटरफॉल्स है। और जितने भी विभिन्न प्रकार के वाटरफॉल्स होते हैं हम उसको भी पढ़ेंगे कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसा होता है। वाटरफॉल अलग अलग प्रकार, कैस्केड क्या होता है, हॉर्स टेल क्या होता है, फैन फ्लो क्या होता है, च्यूट क्या होता है, ईच एंड एवरी टाइप का जो भी वाटरफॉल होता है हम सबके फॉर्मेशन का टाइप समझेंगे और कैसे समझेंगे कि हमारे बिहार में किस प्रकार का वाटरफॉल है। सबसे पहले देखिए, वाटरफॉल आर फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर फ्लोज ओवर अ लेयर ऑफ हार्डर रॉक फॉलोड बाय अ लेयर ऑफ सॉफ्टर रॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक देखो, वैसे मैं बता देता हूँ, जो भी हमारा रॉकी एरिया होता है, सबसे पहली बात इंक्लिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, इंक्लिनेशन का अर्थ होता है ढलाव। तो पानी के बारे में, नदियों के बारे में एक बात कहा गया है कि वो हमेशा ऊपरी सतह से, मतलब ऊपर के पार्ट से नीचे की ओर बहती हैं। मतलब नदी को कभी आप नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो
कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि द लोअर पार्ट मस्ट बी सॉफ्ट रॉक, मतलब कि ये नरम चट्टान होनी चाहिए, और ऊपर में मतलब कि लोअर सॉफ्टर रॉक के ऊपर आपको हार्डर रॉक का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब नदियाँ हार्डर रॉक्स के ऊपर से सॉफ्टर रॉक पे बहते चलती हैं, लंबे समय बीत जाते हैं, 50-100 साल, 500-600 साल बीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सॉफ्ट रॉक होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये वाला सॉफ्ट रॉक, वो धीरे धीरे क्या होता है, जब हार्ड वाले चट्टान से पानी सॉफ्ट वाले चट्टान पे आता है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, एक प्रकार का इरोजन शुरू हो जाता है। बच्चों आप लोग इरोजन का अर्थ पूछोगे तो इरोजन का अर्थ होता है धीरे धीरे वहां से टूट टूट कर छोटे छोटे जो नरम चट्टान होते हैं वो नदी के प्रवाह से, मतलब पानी के प्रवाह से वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। वैसे नदी का पानी हमेशा याद रखिए ज़्यादा मजबूत होता नहीं है, लेकिन ये है जो 500-600 साल का समय होता है या फिर इससे भी ज़्यादा जो समय होता है उसमें वो धीरे धीरे कटाव पैदा करता है। तो आप खुद सोचो, एक जगह पानी गिरते गिरते एक समय ऐसा आता है जिस समय में वो धीरे धीरे एक गहरा नुमा एक यहाँ पर डिच को फॉर्म करता है। डिच का मतलब है छोटी खाई। ये एक खाई नुमा एक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है बच्चों। और ये फॉर्मेशन ऐसा मत समझना कि ये 50 साल या 100 साल में होता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय ले लेता है। एक अगर बाई द वे दुनिया का जो फॉल है, आप नियाग्रा फॉल जानते होंगे, धुआंधार जलप्रपात जानते हो, तो ये कोई 100 साल पुराना नहीं है, 200 से, ये हजारों साल पुराना है। तो वो हजारों साल बीतते बीतते लंबा समय जाता है, उसके बाद ही एक जलप्रपात का फॉर्मेशन होता है। और जलप्रपात हमेशा या तो नदी के पास में होगा या फिर ऐसी वाटर बॉडी के पास में होगा जहां पे पानी का आवागमन हमेशा होते रहे, पानी हमेशा वहां से आते जाते रहता है। उसके बाद क्या होता है, अब द फोर्स ऑफ वाटर अंडर कट्स द हार्ड रॉक। अब धीरे धीरे जब पानी का फ्लो सालों साल बहते चलता है, उसके बाद एक अंडर कटिंग शुरू होती है। अंडर कटिंग मतलब जो सॉफ्ट चट्टान होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की तरफ में वो कटना शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक प्लंज पूल, जिसको हम लोग डिच भी कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो डिच प्लंज पूल का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पर होगा, तो उस जगह पे होगा जहां नदी की पानी लंबे समय तक एक जगह पे गिर रही है। यहाँ पर व्रिलपुल का अर्थ होता है पानी का रिंग नुमा फॉर्मेशन होना। यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऊपर से पानी गिरती है, आप देखोगे ये जो पानी का गिरना ऊपर से हुआ तो ये गोल होकर व्रिलपुल बनता है। व्रिलपुल ये इंग्लिश टर्म है बच्चों, इसका हिंदी मुझे बजाबता नहीं पता है, लेकिन ये व्रिलपुल बनता है। वो व्रिलपुल का जैसे आप इसको समझिएगा, ये पानी ऊपर से गिर रहा है और ये एक गोल फॉर्मेशन कराएगा, ये पानी एक गोल फॉर्मेशन कराएगा और ये रिंग के नुमा बनेगा। आप भी कर सकते हो, एक कटोरा लेकर के उसमें पानी साइड से गिराइएगा तो वो रिंग बनाता है नीचे। तो ये व्रिलपुल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग, और ये जो जिस व्रिलपुल जहां बनता है उसको हम लोग प्लंज पूल कहते हैं। और ये अंडर कटिंग धीरे धीरे लंबे समय तक जो पानी का गिराव होता है उसके कारण यह अंडर कटिंग का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, अब लास्ट टाइम एक ऐसा समय आता है जिस समय में व्रिलपुल धीरे धीरे अंदर के सॉफ्ट रॉक को काटते काटते बहुत अंदर चला जाता है और अंत में द हार्ड रॉक इज लेफ्ट। और सिर्फ ऊपर में आपको पता, मैंने यहाँ बताया है ये हार्ड रॉक है हमारा और ये सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक तो पूरे कट करके एक प्लंज पूल बना दिया और जिसको हम लोग डिच कहेंगे, छोटी सी डिच बन गई। लेकिन ये ऊपर का जो हार्ड रॉक होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण ये लंबे समय तक अपने मतलब जो जिस कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में वो पड़ा रह जाता है। फिर क्या होता है, एक समय आता है जिस समय में बहुत लंबा समय तक चलते चलते यहाँ की जो पत्थर होते हैं वो पतले हो जाते हैं। उसके बाद एक समय ये टूटाव होता है और वो कोलैप्स कर जाता है, और वो कोलैप्स करने का मतलब वो ढह जाता है और ढहते ही एक झरने का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी जैसे हो जाता है। और जब झरने का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्रकृति नेचर उस झरने को खुद के हिसाब से बैलेंस करके जितना जरूरी होता है उतना ही पत्थरों को और साथ साथ नीचे प्लंज पूल को काट करके एक नियत रूप में उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है। और वो फिर जब झरना बन जाता है फिर वो लंबे समय तक हूबहू जिस रूप में होता है वैसे ही चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई, हाँ एक और बात होती है कि अगर किसी नदी का मुहाना बदल दिया जाए या नदी के फ्लो को रोक दिया जाए तो ये जो वाटरफॉल होता है वो अपने आप बंद भी हो जाता है। तो प्रकृति, तो एक और बात है, जो भी सरकार होती है जैसे बिहार गवर्नमेंट हुई या हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हुई या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हुई, वो जो भी वाटरफॉल्स होते हैं उसको वो खराब नहीं करती है, उसको वो रोकती नहीं है, ये उसको और संरक्षण देती है क्योंकि वह बहुत बड़ा टूरिज्म का एक केंद्र बनता है जिससे कंट्री में या फिर स्टेट में पैसों का आना जाना होता है। तो हमारे बिहार
बिहार में जो भी लोग मतलब जो भी पुराने समय से वाटरफॉल्स हैं वो आज भी संरक्षित हैं और उसको बिहार सरकार हमेशा मेंटेन भी करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे कुछ और बात आती है, जब यह प्लंज पूल का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ साथ में ऊपर का यह पार्ट हमारा टूट जाता है, फिर फॉलन रैक्स क्रॉस इनटू द प्लंज पूल। उसके बाद ऊपर यहाँ से जो पत्थर जो टूटा, अब ये बच्चों आपने मैंने दिखाया था, ये जो पत्थर का यहाँ पर एक हार्ड पत्थर था वो टूट कर क्या हुआ, तो वो नीचे गिरा। तो अब नीचे गिरेगा तो लंबे समय तक वहां पर जो पानी का फ्लो हुआ था, तो वहां का देखो वाटर भले कमजोर होती है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक एक जगह बहते बहते चीजों को वो कमजोर बना देती है। फिर वो ऊपर से गिर करके जब नीचे आता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है, जिसके कारण जो प्लंज पूल की गहराई होती है वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि मदर नेचर मैंने बताया खुद को अपने हिसाब से बैलेंस करते चलती है। तो बैलेंस नीचे पत्थर जब पड़ गए तो भाई ऊपर से कितना भी पानी गिरेगा तो वो नीचे गहरा नहीं होने देंगे। आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, बारिश का पानी जहाँ छत से गिरता है वहाँ पे दादाजी वगैरह क्या करते हैं, थोड़ा सा पथरीला चीज रख देते हैं, गाढ़ा वगैरह डाल करके, पत्थर के टुकड़े डाल करके उस जगह को भर देते हैं, क्योंकि गड्ढा वो प्लंज पूल ज्यादा ना बन जाए। तो इसीलिए प्रकृति भी खुद को बैलेंस करती है, किस प्रकार से प्लंज पूल में अपने जो यहाँ ऊपर बने हुए पत्थर का जो हार्ड स्टोन होते हैं उसको नीचे में ग्रेवल रूप में डाल लेती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय फिर बीतते जाता है। ओवर द टाइम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन द फॉर्म रिपीटेड एंड द वाटरफॉल मूव्स अपस्ट्रीम। और धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति को जितना जरूरत पड़ता है, जितने वो अपने हिसाब से चाहती है, तो ये धीरे धीरे कटते जाता है, टूटते जाता है, और उस समय तक टूटता रहता है जब तक ये जो हमारा हार्ड स्टोन है वो एक लेयर तक न चला आए जहां के बाद पानी उसको तोड़ना बंद न कर दे। और ये जगह पे आप देख सकते हो जैसे जैसे फॉर्मेशन होगा और जैसे जैसे पीछे की तरफ झरना जाएगा वैसे वैसे उसकी फ्लो भी, ऊपर से गिरने का रफ्तार भी तेज बनता जाएगा। तो ये सब प्रोसेस लंबा समय के चलने वाला होता है, ये छोटे समय का प्रोसेस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वाटरफॉल के फॉर्मेशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हार्डर और सॉफ्टर रॉक का फॉर्मेशन होता है। फिर नदियां 100 साल 500 साल हजारों साल तक बहते रहती हैं और वो प्लंज पूल का फॉर्मेशन करती है। प्लंज पूल में लंबे समय तक पानी के गिरने का व्रिल पूल का फॉर्मेशन होता है प्लंज पूल में, और लास्ट में हार्ड वाला रॉक टूट कर उसी प्लंज पूल में गिर जाता है और ज़्यादा गहरा प्लंज पूल ना बने, इसीलिए ये छोटे छोटे ग्रेवल्स उस पानी को गहराई तक जाने नहीं देते हैं और धीरे धीरे हमारा जो झरना होता है वो पीछे की ओर शिफ्ट होते चलता है और झरना का हाइट भी बढ़ जाता है। प्रीति बोल रही है वीडियो नहीं दिख रही है। देखो छोटी, अभी हम वीडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको आप देखिए इस आपके जो स्क्रीन में होगा लेफ्ट राइट साइड में आपको कहीं ना कहीं एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें हाउ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड एक वीडियो चल रही होगी। आप मेरी वीडियो को मत देखना, आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को देखने के लिए आप देखना, वहाँ पे एक पैनल में आपको दिख जाएगा कहीं पे जिसमें आपको बिहार के जलप्रपात होंगे, आपको सुनना होगा मेरा बात, और साथ साथ जो यहाँ मैं क्लास आपको लाइव में दे रहा हूँ उसको देखना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर आपको मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट आगे की कंटेंट को देखते हैं। अब झरना कैसे बनता है इसको हम एक दूसरे शॉर्ट तरीके में समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं समझते हैं, तो उनके लिए हम 2 बार 3 बार भी सेम चीज़ को रिपीट करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ बैठ सके। तो आप देख रहे हो वही चीज़ है, एक नदी का फ्लो था, वो धीरे धीरे ऊपर से गिर रही थी। ये वाला हार्डर चट्टान था, ये सॉफ्ट था, ऊपर वाला हार्ड था, नीचे वाला सॉफ्ट। मैं इस चीज़ को दोबारा मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो सॉफ्ट था, फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे कट वन करते गया और नीचे एक प्लंज पूल बन गया। प्लंज पूल में व्रिल पूल का फॉर्मेशन हुआ, और व्रिल पूल मतलब ऊपर से गिरने वाला पानी, रिंग जो बनता है उसको व्रिल पूल कहते हैं। फिर एक समय में ऐसा आया जो ऊपर का हार्ड स्टोन था वो टूट कर गिर गया, ग्रेवल नुमा फॉर्मेशन हुआ, तो प्लंज पूल धीरे धीरे बनना बंद हो गए, और उसके बाद हमारा जो झरना था वो पीछे की तरफ शिफ्ट भी हो गया और इसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ गई। तो यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको 1 मिनट में पहले ही सब कुछ क्लियर बताया था। अब इरोजन के प्रोसेस को देखते हैं। देखो कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश हिंदी यहाँ पर है, लेकिन आगे चल के मैं उसको हिंदी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, तो मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा, एकदम प्यार से ध्यान दीजिएगा। अब इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द अर्थ। इरोजन क्या होता है, जिसको हम लोग अपरदन कहते हैं। अपरदन पृथ्वी का एक ऐसी होने वाली प्राकृतिक क्रिया है जिसमें मिट्टी का धीरे धीरे या पत्थर का धीरे धीरे टूटाव होते चलता है और वो समय लंबे समय तक चलता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल।
जो भी झरने बच्चों बनते हैं उसमें बहुत ही बड़ा योगदान किसका होता है, तो इरोजन का। इरोजन नहीं होगा तो झरने का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। वाटरफॉल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इरोजन, मैंने बताया इस चीज को कि जो भी इरोजन काउज होता है वही एक कारण बनता है किस चीज का, वाटरफॉल के फॉर्मेशन का। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल हैपेंस व्हेन अ स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम सॉफ्ट रॉक टू हार्ड रॉक। मैंने बताया था इस चीज को कि ये जो प्रोसेस होता है ये हमेशा कहां से होता है, तो सबसे ऊपर में हमारा हार्ड रॉक होना चाहिए, आप देख सकते हो ये हमारा कैसा है, हार्ड रॉक है, और नीचे हमारा कैसा है, तो ये हमारा सॉफ्ट रॉक है। दिस हैपन्स बोथ लेटरली एंड वर्टिकली। देखो ये हर तरीके से होता है, लेटरली भी होता है, लेटे हुए क्रम में भी होगा, और वर्टिकली मतलब नीचे से ऊपर के भी क्रम में होगा। इन एवरी केस द सॉफ्ट रॉक इरोड्स एंड लीव्स द हार्ड रॉक एज इट इज। और हर परिस्थिति में क्या होता है कि सॉफ्ट मतलब जो नर्म चट्टान होती है वो ज्यादा टूटती है इन कंपैरिजन किसके, हार्ड वाली चट्टान के। ओवर दिस स्ट्रीम्स फॉर, और वो समय जब एक ऐसा समय आता है जिस समय में जब बहुत लंबे समय तक झरना जहाँ पे गिर रहा है, कैस्केड्स जहाँ पे गिर रहा है, और व्हिर्लपूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और पूल जब बन जाता है उसके बाद अंत में एक ऐसा समय आता है जिस समय हार्ड वाला पार्ट होता है वो ऊपर से टूट कर नीचे गिर जाता है हमारे इस डिच में, और उसके बाद हमारा झरने का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही चीज़ हिंदी में भी है, बच्चों अगर पढ़ना चाहोगे तो जिस टाइम में इंग्लिश बता रहा था तो आपको समझ में आ ही गई होगी, और इसकी नोट्स भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, एकदम बेफिक्र रहना, आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। अब क्या है, द फॉल लाइन इज इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच पैरेलल प्लंज वाइल flowing from upland to lowland. Many waterfall in this way help the geologist determine the region's fall and underlying rock structure. देखो बहुत सारे भूवैज्ञानिक ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्थान पे होने वाला जो अपरदन है उस चीज को जानने के लिए एक झरने के पास जाते हैं, और झरने के पास इन चीजों को वहाँ पे वो लोग गहराई तक खड्डे कोड़ करके और स्पेशल डिवाइसेस से वो इस चीज़ का भी पता कर सकते हैं कि इस झरने की उम्र कितनी होगी। तो ये सब चीज़ का भी पता उस जगह पे, मतलब वो जो डिच होता है, मतलब आई एम सॉरी, वो जो हमारा ये पार्ट है यहाँ के पास में वो लोग अंदर तक एक ट्यूब डाल देते हैं, और उस ट्यूब के मदद से भी पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मेशन कितने साल का है। तो ये सब चीज़ जितने भी भूवैज्ञानिक होते हैं वो सब इस चीज़ का हेल्प लेते हैं। मेनी वाटरफॉल इन द, हाँ इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ, एज द स्ट्रीम फॉल्स इट कैरीज वेरियस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। अब देखो कोई भी स्ट्रीम है, कोई झरना है, जब वो आगे की ओर, मतलब स्ट्रीम झरना कर रहे हैं, कोई भी छोटी नदी होती है वो सब जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो सेडिमेंट्स का मतलब होता है तलछट में बने हुए पत्थर, चट्टान वगैरह को आगे की ओर लेके चलती है। बी माइक्रोस्कोपिक इन सिल्ट, बहुत छोटा होगा तो वो सिल्ट नुमा होगा, बलुआ, फिर अगर उससे बड़ा होगा तो पेबल, छोटे छोटे पत्थर होंगे, और अगर और बड़ा हो गया तो वो बोल्डर्स का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या क्या कहते हैं, गाद कहेंगे, कंकड़ कहेंगे, या बड़े पत्थर कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के नदियां ही आगे की ओर बढ़ती हैं। सेडिमेंट्स इरोड्स द बेड्स ऑफ सॉफ्ट रॉक लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। अब आगे बात ये आती है कि तलछट के जो बालुआ पत्थर होते हैं, चूने पत्थर होते हैं, वो सब क्या होता है एक बेड के रूप में नीचे फैले हुए होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अपरदित होते चलते हैं, मतलब टूटते भी चलते हैं। द स्ट्रीम्स लाइक देन कट द बेड सो डीप दैट ओनली हार्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट आर लेफ्ट। और आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट की चट्टान मजबूत चट्टान होती है, और वो सिल्ट वगैरह जो होता है लंबे समय तक एक जगह बहते बहते क्या होता है कि वो जितने भी ग्रेनाइट होते हैं पार्ट, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है स्टोन का, मतलब किस जगह पे, जहाँ पे देखो वैसे स्टोन का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है दैट इज नॉट ग्रेनाइट, वो अलग चीज़ होता है, मैं बता दूंगा, वो टर्म अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन जो ग्रेनाइट होता है जो मैक्सिमम पाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे कैस्केड्स वगैरह वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है, तो वो बच जाता है लास्ट में। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन सामान्य रूप से होता है। देखो उसके बाद आता है वाटरफॉल डेवलप्स एज द ग्रेनाइट फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लिफ्स एंड ridge। अब और भी बातें आगे आती है कि जो वाटरफॉल होता है, मतलब जो ग्रेनाइट होते हैं, अब मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ग्रेनाइट के चट्टान वगैरह वाला, मैं उसको बतलाता हूँ वो कैसे होता है। तो झरना झरना जो विकसित होता है वो कैसे होता है, देखो तो उसका कंडीशन होता है। अब ये वाला जो चट्टान है ये हमारा हार्ड रॉक है, मतलब ये मजबूत वाली चट्टान, ये नरम चट्टान नहीं है। ये जो नीचे वाला है बच्चों ये हमारा सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक। देखो मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि हिंदी थोड़ा लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, मैं आपको हिंदी टर्म बता दूंगा, आप लिखी भी है यहाँ पे हिंदी में, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि नरम चट्टान बोल लिखने में थोड़ा सा हम ना कन्फ्यूज़न में आने लगते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना आप लोग। तो ऊपर वाला जो है ये तो मजबूत
वाली चट्टान है, नीचे वाली चट्टान हमारी नरम है। तो सिल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, सिल्ट का फॉर्मेशन सॉफ्ट चट्टान से होता है, पेबल्स का फॉर्मेशन हमेशा हार्ड चट्टान से होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो हार्ड चट्टान होंगे वो ऊपर से, जब देखो लंबे समय से ये तो ऐसे था, ये तो आपको ही मैंने बताया ना पीछे वाले डायग्राम में कि ये तो ऐसे पहले था, अब लंबे समय तक बेचारा नदी यहाँ पर बहते रहा, धीरे धीरे इसको कमज़ोर कर दिया, और उसके बाद एक टाइम आया जो ये टूट करके नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया, वाटरफॉल डेवलप्स अ ग्रेनाइट फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लिफ एज। तो क्लिफ मतलब जो होता है, क्लिफ का अर्थ कहा जाता है वह कोना कहते हैं, उसको कोना कहते हैं, मतलब कोई भी पहाड़ वगैरह का जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिफ। तो वहां से वो टूट के गिरता है। दिस स्ट्रीम्स एरोजन इंक्रीजेस नियर द बेस एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द रिवर। और ये जिस टाइम में अंतिम क्षण में आता है, तो वहां पर से क्या होता है, तो आप पहले अगर नदियां धीरे भी बह रही हो, ये फ्लो धीरे भी हो, तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जिस समय में वो क्लिफ पर, मतलब जो कॉर्नर पे आती हैं, तो वहाँ पे उसकी फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। वो फ्लो बढ़ने का पीछे कारण क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि इस चीज़ को आप समझो इस मैप से कि ये एक नदी है जो आगे की ओर बढ़ते जा रही है। तो वाटर अगर बाय द वे 1000 क्यूबिक लीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है, तो भाई अगर नदी आगे जाके पतली संकरी होगी, तो इस पतले संकरे एरिया से ही ने इसी 100 क्यूबिक लीटर पानी को जाना पड़ेगा। तो जब फ्लो तेज होगा तो वो नैरो पार्ट में होगा, तो जैसे ही पतला जगह होगा तो वहाँ पे वाटर का जो फ्लो हो जाएगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो लेकिन बहना पानी तो 100 क्यूबिक लीटर को ही है पर आवर। तो इसीलिए जो क्लिफ का एरिया होता है वो पतला होता है, संकरा होता है, इसलिए वहाँ पर फ्लो भी बहुत ज़्यादा होती है। दिस मोमेंट्स ऑफ वाटर एट द टॉप कैन बी इरोड द रॉक्स टू बी फ्लैट एंड स्मूथ। और यही जो पानी है, वही पानी जो पीछे स्लो बह रहा था, यहाँ पर आकर बहुत तेज हो गया। मतलब यहाँ पर, मतलब इस जगह पे आके वो नदी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। इसके कारण से पत्थर मजबूत भी हो मतलब नहीं बनता है, वो एक समय में आकर टूट ही जाता है, टूटना पड़ता ही है, क्योंकि वाटर उसको धीरे धीरे एरोड कर देती है, बर्बाद कर देती है। फिर क्या है, दिस वे द प्लंज पूल इज फॉर्म्ड एट द बेस। और लास्ट में जो पानी यहाँ से तेजी से गिर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे प्लंज पूल, जिसको हम लोग डिच भी कहते हैं, वो फॉर्म कर देता है। और डिच में आपको पता है ऊपर से जो पानी गिरता है वो व्रिलपूल के नुमा गिरता है, लेटरल व्रिलपूल। और दिस क्रैशिंग फ्लो समटाइम्स क्रिएट व्रिलपूल्स दैट इरोड द प्लंज पूल बीनीथ देम। और यही व्रिलपूल जो बनता है यहाँ पर वो पैदा कर देता है प्लंज पूल को। और प्लंज पूल कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जहां से हमारा गिर रहा है झरना, उसके जस्ट नीचे में। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों कि आपको लोग को अच्छे से दिख जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से ही टूटा हुआ पार्ट है जो यहाँ पे फॉलन रॉक के रूप में। यहाँ पे ओवरहैंग मतलब वह जगह, अगर जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए होंगे बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी नहीं है, फिर भी मैं इन चीज़ों को अच्छे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको लंबे टाइम से पढ़ा है, इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो ओवरहैंग एरिया किसको कहते हैं, तो ओवरहैंग इज द पिक पॉइंट ऑफ एनी वाटरफॉल। तो किसी भी जो झरने का जो सबसे अंतिम जो जगह होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरहैंग। उसके बाद क्या होता है, केव फॉर्मेशन। केव फॉर्मेशन मतलब जो जगह पानी गिर रहा है उस जगह को हम लोग केव कहते हैं, केव फॉर्मेशन पूल कहते हैं। और जो पीछे का जगह होता है जहां पर पानी गिरता है उसको हम लोग केव कहते हैं। और ये धीरे धीरे क्या है, एरिक्सन कहलाता है। और ये जो गोल रिंग जगह बनते रहता है, मतलब आप लोग देखिए गांव वगैरह में ऐसा जगह होता है, खड्डा बना हुआ रहता है, और यहाँ से मट्टी लोग काटते चलते हैं। तो ये जो जगह होता है, ये जो रिंग हाफ सर्किल बना, उसको हम लोग एरिक्सन कहते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फॉलन रॉक्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल सा लेबल्ड चीज़ है, आप इसको चाहो तो लेबल भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे इसकी फ़ोटोज़ को मैं आपको क्लास में व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। फिर आगे क्या बात आती है, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर भी बताया है सेम, कि यहाँ पे पेबल्स आप देख रहे हो, अंडरकटिंग को हम लोग इरिक्शन कहते हैं इस वाले पार्ट को। ये जो हमारा ये जो आप गोल गोल देख रहे हो, ये क्या है, ये तो हमारे फॉलन रॉक्स हैं। ऊपर से ये झरना गिर रहा है हमारा, सॉफ्ट रॉक नीचे, हार्ड रॉक ऊपर, और समय के साथ साथ झरना पीछे की ओर भी बढ़ते चलता है जब तक उसको मैक्सिमम हार्ड रॉक न मिल जाए। अब यहाँ पर ये इस झरने की क्या कंडीशन हो सकती है बताता हूँ बच्चों में, कि ये झरना
समय के साथ साथ पीछे की ओर जाएगा। लेकिन अगर ये इंक्लिनेशन, ये अगर पूरा का पूरा हमारा हार्ड रॉक बन जाए तो ये झरना लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थित रहेगा और ये झरना की कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि 1000-2000 साल में भी वो पीछे जा सके। तो जैसे नियाग्रा जलप्रपात है वो अपने जगह पर हजारों साल से सेम जगह पे है, इसीलिए क्योंकि उसमें हार्ड रॉक बहुत ज़्यादा आपके प्लंज पर है, मतलब ओवरहैंग के पास में जो हमारा हार्ड रॉक है वो ज़्यादा है। चलिए हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे वाटरफॉल रिट्रैक्शन भी देखेंगे। वाटरफॉल रिट्रैक्शन क्या होता है, मैं उस चीज़ को आपको इस वाले इस वाले स्लाइड में समझाऊंगा। तो जलप्रपात का आधार पर कटाव के कारण पानी कम हो जाता है। मतलब जो प्रपात का जो आधार होता है, इस चीज को मैं यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश में बताता हूँ। द इरोजन एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल causes the water to recede. The area behind the waterfall is worn away, creating a hollow cave-like structure that is called rock shelter, या फिर उसको इरिक्शन भी कहा जाता है। जो भी नदियां आगे की ओर बहती हैं तो वो व्रिलपुल का जो फॉर्मेशन होता है वो रिंग नुमा होता है। आप इसको देख रहे होगे, ये नीचे आया और रिंग का फॉर्मेशन किया, वो रॉक शेल्टर बनाता है। रॉक शेल्टर को हम लोग अंडर कटिंग या फिर एरिक्शन दोनों के नाम से जानते हैं। द रॉकी लेज सेंड्स डाउन ट्रम्बल्स एंड बोल्डर्स इनटू द स्ट्रीम बेड एंड प्लंज पूल, और नीचे हमारा बनता है प्लंज पूल, और ऊपर से जो पत्थर वगैरह आते हैं, सिल्ट वगैरह आते हैं, वो यहीं पे जमा होते हैं। उसके बाद क्या है, the rocky ledge sends down trembles and boulders into the stream beds and plunge pool. The waterfall erosion start again, breaking the boulders down to the previous left rocks. The waterfall may form cross fault lines में। हाँ, तो इस वाले में मैं बताने बना था आपको कि क्रॉस फॉल्ट लाइन क्या होता है। क्रॉस फॉल्ट लाइन किसे कहते हैं, जिसके कारण जो झरने होते हैं, अगर वहाँ पे मजबूत चट्टान मतलब हार्ड चट्टान ना हो तो किस प्रकार से क्रॉस फॉल्ट लाइन बनता है, तो ये चीज़ हमको इस वाली वीडियो में समझेंगे। देखो, क्रॉस फॉल्ट लाइन वैसी जगह पे बनती है जहाँ पे हार्डर रॉक कम होता है। तो इस वाले में आप इमेजिन कर लीजिए कि ये पार्ट जो हमारा है ये हार्डर रॉक का है, ये पार्ट हमारा बच्चों हार्डर रॉक का है। तो जब प्लंज पूल का फॉर्मेशन हुआ इस एरिया में प्लंज पूल फॉर्मेशन हुआ, इधर में जब इरिक्शन का फॉर्मेशन हुआ तो वो इरिक्शन लंबे समय तक क्या करेगा, पीछे की ओर झरना को ढकेलते जाएगा। मतलब टाइम बीतते जाएगा, 100 साल 500 साल, झरना पीछे की ओर जाते जाएगा, और वो कैस्केड जो यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था वाटरपूल, कैस्केड नुमा वाटरपूल, वो धीरे धीरे क्या होगा, फॉल्ट लाइन क्रिएट करेगा। फॉल्ट लाइन मतलब क्या होगा, वो झरना धीरे धीरे विलुप्त होने के भी कगार पे चला जाएगा। तो विलुप्त होने वाली झरने वैसे झरने होते हैं जिसके नीचे सॉफ्ट रॉक ज़्यादा होता है और हार्ड रॉक कम होता है। तो ये भी एक कंटेंट बनता है समझने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ वाटरफॉल, कि वाटरफॉल कितने प्रकार का होता है। तो वाटरफॉल देखा जाए तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है 10 से 14 प्रकार के विभिन्न वाटरफॉल्स होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सभी प्रकार के वाटरफॉल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी उतना विकसित नहीं है जितना कि अफ्रीकन कंटिनेंट या फिर साउथ अमेरिका या फिर वैसे कंट्री जहाँ पे पहाड़ी एरिया जैसे कि आल्प्स रेंज वगैरह हुआ, तो वहाँ पे वाटरफॉल्स विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं, इसके कारण नहीं होती है। फिर आप एक बात पूछो कि क्या नेपाल में वैसी झरनाएं हैं, तो नहीं, नेपाल में वैसे झरनाएं नहीं है। नेपाल हिमालयन एरिया, और हिमालयन एरिया में उतने ज़्यादा वाटरफॉल्स नहीं पाए जाते हैं जितने वाटरफॉल्स हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं। झरनों के प्रकार को हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लॉक वाटरफॉल। ब्लॉक वाटरफॉल हम लोग फोटो से भी देखेंगे, साथ में समझेंगे। ब्लॉक वाटरफॉल का बहुत बड़ा उदाहरण नियाग्रा है जलप्रपात है। मैं बता रहा हूँ इसको क्या है। इट डिसीज फ्रॉम वाइड स्ट्रीम, मतलब क्या, यह एक विस्तृत धारा से उतरता है। फोटो में मैं ज़्यादा अच्छा से बताऊंगा, आगे सारी की सारी जितने भी वाटरफॉल के प्रकार हैं उसके फोटोज भी आपको दिखेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, ब्लॉक वाटरफॉल का उदाहरण हमारा नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा कैस्केड। कैस्केड क्या होता है, यह ऐसा झरना होता है जो श्रृंखला नुमा होता है, मतलब छोटी छोटी अलग अलग वाटरफॉल्स एक जगह पे गिरते रहती हैं। It is a waterfall that descends over a series of rock steps. This type of waterfall is safe enough for children to play in the water. ब्लॉक वाटरफॉल खतरनाक होता है लेकिन फिर भी इसमें लोग नहाते हैं। लेकिन कैस्केड वाला जो होता है ये चट्टानों पे सीढ़ी नुमा उतरते हुए आता है श्रृंखला पे। और इस प्रकार के झरने जो होते हैं ना, बच्चों के लिए पानी में खेलने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। अब मंकी फॉल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मंकी फॉल
तो मंकी फॉल यहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी जलप्रपात है जिसको मैं नहीं भी जानता हूँ, लेकिन उसके उदाहरण है, मैं आगे उस चीज़ों को मेंशन करते चलूंगा। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बहुत खतरनाक माना जाता है। कैटरैक्ट एकदम पतला जगह पे बहुत तेजी से गिरता है, आगे इसमें आएगा। इट इज़ ए डेंजरस एंड पावरफुल वाटरफॉल, बहुत ही खतरनाक माना जाता है और साथ साथ में बहुत ही शक्तिशाली ही माना जाता है। इगुजा रिवर ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना इज एन एग्जांपल। मतलब इगुजा रिवर पे वाटरफॉल है जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर कैटरैक्ट वाटरफॉल आप बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। भाई रुकिएगा 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, बहुत पीछे चले गए थे हम, यहाँ पर थे। ओके, तो हम लोग अभी जो देख रहे थे वो देख रहे थे कौन सा, तो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है च्यूट। देखो च्यूट क्या है, इट इज़ अ वाटरफॉल इन विच द स्ट्रीम पैसेज इज़ वेरी नैरो। सबसे पहला क्या होगा, जो झरना का पैसेज होगा जहाँ से वो गिर रहा है वो बहुत ही कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, फोर्सिंग वाटर थ्रू एट अनयूजुअली हाई प्रेशर। और वहाँ पे सबसे पहली बात क्या होगा, तो वहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर से पानी का गिरना होगा। उसके बाद है द थ्री च्यूट फॉल्स इन टेनिया क्रीक फॉल्स फ्रॉम येसोमाइट नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। तो च्यूट वाटरफॉल आपको कहाँ दिखने को मिल सकता है, तो कैलिफोर्निया में दिखने के लिए मिलेगा। अब इसको हम लोग ढलान वाला वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें जलधारा का मार्ग बहुत ही संकरा होता है, संकरा होगा, जिसमें असामान्य रूप से उच्च दबाव पर पानी बहता है और वहाँ पे पानी का जो फ्लो होगा वो बहुत ही ऊंचे दबाव पे होता है। तनिया क्रीक मतलब यहाँ पे टेनिया क्रीक है, उसमें एक च्यूट फॉल्स है जो कि कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में है, वो चीज़ वहाँ देखा जा सकता है। मैं इसका फोटोग्राफ भी आपको दिखा रहा हूँ, आ गया। नेक्स्ट है हमारा फैन वाटरफॉल। अच्छा, देखो फैन वाटरफॉल के बारे में हम लोग, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है। फैन वाटरफॉल क्या है, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर शेप, वाटर स्प्रेड आउट हॉरिजेंटल एज इट डिसेंड्स। वर्जिन वाटरफॉल इज एग्जांपल। मतलब फैन के तरह का जो झरना होता है उसके आप देख सकते हो, जैसे फैन होता है, देखो फैन आप लोग देखे होगे, फैन कैसा होता है, जैसे कि अलग अलग तरह से वो मैच करके आएगा और ऐसे करके फॉर्मेशन होगा, मतलब अलग अलग तरह से आएगा और एक जगह गिरेगा, तो वो फैन वाला फैन वाटरफॉल कहा जाता है। वर्जिन फॉल्स इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आज का, वो है हमारा ब्लॉक वाटरफॉल। आप देख सकते हो ब्लॉक वाटरफॉल कैसा है, सिंपल आप देखिएगा। एक सबसे पहली बात तो ये एक लंबे जो सब लंबे कह रहे हैं, एक चौड़े जगह से वो गिरता है, एक छोटा सा जगह नहीं होगा, बहुत ही चौड़ा जगह से उसका फॉर्मेशन होगा। और साथ साथ में उसका फ्लो जो होगा वो सामान्य वाटरफॉल से देखा जाए तो तेज होता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हिंदी में बच्चों आपको नहीं मिल पाएगा कंटेंट, क्योंकि इसकी हिंदी मुझे नहीं मिली थी। तो ब्लॉक वाटरफॉल्स ऑल्सो रेफर टू एज रेक्टेंगल वाटरफॉल। मतलब ब्लॉक वाटरफॉल को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग, रेक्टेंगल वाटरफॉल से भी जानते हैं। रेक्टेंगल मतलब आप लोग जानते होंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक डायग्राम है ये चतुर्भुज के रूप में फॉर्म करा है। मतलब आप देखो यहाँ से ये अगर आप ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दोगे तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल में चला आएगा। तो ब्लॉक ब्लॉक आप वर्ड से भी देखो ना, ब्लॉक्स ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसा ही होता है ना ब्लॉक्स, तो ब्लॉक के नुमा है। अब क्या है, आर द काइंड ऑफ वाटरफॉल्स दैट हैव इन क्लासिक वाटरफॉल अपीयरेंस। और ये सामान्य तौर पे अगर आप किसी भी कंट्री में जाइएगा तो ब्लॉक वाटरफॉल्स का मिलना बहुत ही सामान्य बात होती है, कि क्योंकि नदियाँ इस प्रकार का वाटरफॉल बहुत ही सामान्य रूप से बनाती हैं। उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ वाटरफॉल दैट एडॉप्ट्स रेक्टेंगुलर शेप एज दे फॉल। दूसरे शब्द में हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो सामान्य नदियाँ देखा जाए तो समान तौर पे इसी प्रकार का वाटरफॉल बनाती हैं। द अंडरलाइंग क्लिफ्स फेस ऑफ द वाटरफॉल इज कॉमनली एट वर्टिकल स्टैंडिंग। और दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि ये जो होगा ये वर्टिकल स्टैंडिंग होगा, मतलब यहाँ जो फॉर्मेशन होगा ये 90 डिग्री एक्यूरेट बनता है फॉर्मेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम द वाटरफॉल्स दैट आर कैटेगरी आर टॉलर इंस्टीड ऑफ बीइंग वाइडर। और ऐसे जो होते हैं झरने वो टॉलर होते हैं, मतलब इनकी जो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ होगी ऊपर से नीचे गिरने का, वो सामान्य जो जनरल वाटरफॉल्स होती हैं उससे वह ज़्यादा होती हैं।
द वाइडनेस ऑफ द वाटरफॉल solely depends on the river द फॉल इज फॉलिंग इनटू, और ये डिपेंड करता है उस नदी पर जिस नदी पर वो झरना बन रहा है। मतलब नदी का फ्लो ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से वो वाइड भी होगी, गहरी भी होगी। तो वो डिपेंड करता है नदी पे, ना कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पे। इफ द रिवर इज वाइडर द वाटरफॉल विल काउजिंग द रेक्टेंगल इनटू वाइडर, और नदी अगर जितनी चौड़ी होगी, मतलब नदी जितना भी चौड़ा हो जाए, झरना उतना ही चौड़ा होकर नीचे गिरता है। मोर ओवर नो मैटर हाउ अ ब्लॉक वाटरफॉल गेट्स इट रिटर्न्स टू क्लासिक ब्लॉक अपीयरेंस, और कुछ भी हो जाए ऐसे वाटरफॉल हमेशा लंबे समय से चल गिरते हैं और अपने रूप का ये चेंजिंग कभी नहीं कर सकते हैं, और हमेशा इस मतलब रेक्टेंगुलर शेप में ही इनका फॉल होता है। मतलब जो ये इस प्रकार के जो फॉल्स होंगे जो चौड़ी नदी पर होंगे, अब देखो ये नदी हमारी चौड़ी है तो ये जो फ्लो होगा तो ये हमेशा चौड़ा रहेगा। और यहाँ पर, और हाँ एक और बात बताते हैं, इस जगह पे जो हार्ड चट्टान होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये सब जो होते हैं ये क्लासिकल वाटरफॉल्स के नाम से होते हैं और बहुत पुराने भी होते हैं। मतलब 1500 2000 साल पुराने वाटरफॉल्स को देखा गया है जो ब्लॉक वाटरफॉल में। ब्लॉक वाटरफॉल का सबसे बड़ा उदाहरण नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट है हमारा कैस्केड। कैस्केड का मतलब मैंने बताया था, कैस्केड मतलब सीढ़ी नुमा आप इसको कह सकते हो। और यहाँ ऐसे वाटरफॉल ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। खतरनाक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का जो फ्लोइंग है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही तीव्र नहीं है। और ये देखा जाए तो सीढ़ी नुमा फॉर्मेशन है। आप सीढ़ी जो देखे होंगे आपके घर में होगा, तो अब आप खुद देखो, सीढ़ी पर पानी गिरेगा तो फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे नीचे आते आते कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे जो जलप्रपात होते हैं, जो कैस्केड होते हैं, वो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और ये बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उसका एक उसके बारे में डेफिनेशन है, अ कैस्केड वाटरफॉल कुड बी वाटरफॉल दैट फॉल्स अलोंग साइड अ स्लॉप ऑफ सरफेस। मैंने बताया वो स्लॉप पे गिरेगा, स्लॉप का मतलब है ढलान पे, वो ढलान पे वहाँ पे पानी गिरता है। कंसिडरिंग इट एज अ गाइड, और ढलान को ही ये गाइड के रूप में समझता है। मतलब ढलान जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, भाई मैं वैसे गिरूंगा यहाँ इन नदियों पे। और कैस्केड वाटरफॉल जहाँ पे बनता है वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा तेज नहीं बहती हैं। द वाटर दैट फॉल्स इन टू द वाटरफॉल हैज़ अ जेंटल एंड स्लो फॉल एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ वाटरफॉल्स। तो बहुत ही जेंटल का अर्थ होता है बहुत ही विनम्र, बहुत ही नदियां भी नम्र हो गई वहां पे, और साथ साथ जो झरना गिर रहा है वो तो नम्र हो ही जाता है। दीज आर सम बिलीव्स दैट स्टेट हाउ कैस्केड इज अ वाटरफॉल इनटू द अर्ली स्टेट व्हिच इज व्हाई इट मूव स्लोली अमंग द अंडरलेइंग रॉक लेयर। और मैंने बताया ना, ये जो रॉक का जो सीढ़ी नुमा लेयर होता है, इसी के कारण ऐसी कंडीशन आती है कि कैस्केड वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर एज द वाटरफॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द वाटर इमर्जेस इज चेंज। और इस प्रकार के वाटरफॉल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि टाइम बीतते बीतते ये वाटरफॉल धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो नो डाउट वहाँ पे एक समय ऐसा आ सकता है कि पानी धीरे धीरे बहना बंद हो जाए, और ऐसे जलप्रपात जो होते हैं वो समय के साथ ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये सामान्य सी बात है, बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो समय के साथ ख़त्म भी हो गए हैं, सूख भी गए हैं। साथ में प्राकृतिक भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई नदी ही सूख जाए तो जलप्रपात का तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं हमेशा प्रकृति को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमने ने इस जलप्रपात को देख लिया, हमारी जो आगे की जनरेशन होती है अगर वो ना देख पाए तो बहुत दुख की बात है। सो सेव नेचर, मदर नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयर आर फ्यू कैस्केड्स दैट टर्न्स और ब्रेक इनटू द टीयर्स। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कैस्केड वाटरफॉल होता है, छोटे छोटे पुंज में बहने वाला जलप्रपात, वो अलग अलग टीयर्स में, मतलब थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, सबसे तेज भी लेकिन बहुत तेज नहीं बहती है ये, विच इज़ वाई दे गेट कन्फ्यूज एंड टायर्डलेस वाटरफॉल। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि इस प्रकार का जो वाटरफॉल होता है वो कन्फ्यूज होता है। आप देखो यहाँ पर कि जलप्रपात में जब भी देखा गया, पीछे हम लोग ब्लॉक वाला जलप्रपात देखे थे कि जो पानी उधर से बहते आ रहा था वो हर जगह समान रूपी गिर रहा था ना, और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखो जो पानी आ रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भैया इधर पानी भी बहाना है, यहाँ पे नदी कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे पानी बहाना है या नहीं बहाना। तो इस प्रकार की समस्या कैस्केड वाटरफॉल में आती है, क्योंकि उधर से जो नदी का प्रेशर है पानी का वो बहुत तेज नहीं होता है कैस्केड वाले झरनों के वनिस्पत में, सॉरी ब्लॉक वाले वाटरफॉल के वनिस्पत में। अब क्या है, देयर आर फ्यू कैस्केड दैट टर्न और ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स, मैंने इसको बता दिया है। आगे है, हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कैस्केड एंड टायर्ड वाटरफॉल
वुड बी दैट द टायर्स इन अ कैस्केड आर वेरी स्मॉल एंड सबटल। और आगे एक और चीज़ देखा गया है कि कैस्केड का जो झरना होता है वो बहुत ही सबटल होता है, विनम्र होता है। यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। आप चाहो तो इस तरफ से इस तरफ में आप आसानी से जा सकते हो, थोड़ा बहुत पैर पे पानी आएगा, ऐसा नहीं कि आप बह जाइएगा। लेकिन जो ब्लॉक वाटरफॉल होता है वहाँ पे आप जाओगे तो भाई बचने की भी कंडीशन नहीं होती है। लेकिन कैटरैक्ट जो आगे आने वाला है, कैटरैक्ट ये सबसे खतरनाक वाटरफॉलों में सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अब इसके बारे में देखिएगा क्या है। सबसे पहली बात तो उधर नदी मोटी एकदम, सब इसका कंडीशन मैं बताता हूँ कैटरैक्ट वाटरफॉल होता कैसा है। देखो सबसे पहले नदी एकदम चौड़ी होके बहते आती रहती है। वाटर मैंने बताया 100 क्यूबिक लीटर वाटर बहता हुआ आ रहा है, और अंत में आकर के ये एक पतला बन गया, मतलब लास्ट में जब एज आया तो एज के पास में, किनारे के पास में वो पतला बन गया। और जब पतला धारा बन गया तो आप भी देखो ये पिचकारी नुमा बन जाता है। तो भैया पिचकारी में तो प्रेशर होगा, तो आप यहाँ पे देखो ये जो जगह है, ये पार्ट हमारे इस धारा का ये बहुत पतला है, और जो गिर रहा है इसका फ्लो देख सकते हो। एक आदमी भी आपको इस सब एरिया में नहाते वहाते नहीं मिला, क्योंकि देखो जहाँ पे पतले जगह से पानी निकलता है तो वहाँ पे थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, और जब थर्स्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो सिंक, मतलब वो होल बनता है, सिंक होल कह रहा हूँ मैं, वो जो यहाँ पे व्रिल पूल जो फॉर्मेशन करता है वो ज़्यादा गहरा बना जाता है, और अगर गलती से इसमें आदमी चला जाए तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की गहराई सामान्य जगह से बहुत ही ज़्यादा होती है। अब कैटरैक्ट वाटरफॉल को हम लोग अच्छे से समझें उससे पहले उसको मैं डिलीट करता हूँ। कैटरैक्ट्स आर वाटरफॉल्स ऑन वेरी लार्ज रिवर। वो कैसे रिवर पे होता है, तो बहुत बड़े रिवर पे होगा। दे डू नॉट हैव टू बी हाई बट दे कैरी इनॉर्मस वॉल्यूम वाटर। बहुत ऊंचा से गिरने का इसका कोई कंडीशन नहीं बनता है, गिरे ना गिरे मैटर नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब इनॉर्मस वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा पानी को गिराता है। द वर्ड कैटरैक्ट इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट वाटरफॉल। कैटरैक्ट जो शब्द है बहुत सारे वाटरफॉल के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वाटरफॉल अलोंग द रिवर नाइल इन इजिप्ट। और नाइल रिवर, जिसको ये रिवर मेरे ही नाम पे है, नील नदी आप लोग जानते होंगे, नील नदी इजिप्ट में बहती है। तो इस वाले रिवर पे इस वाटरफॉल को देखा गया है, विच आर लिटल मोर than a step, but there are a step in other places too. One of the most popular on is Mississippi. आप मिसिसिपी में भी देख सकते हो। The Great Fall on the Potomac is another cataract. तो बहुत सारे नील नदी पर भी आपको मिल जाएगा ऐसा कैटरैक्ट वाटरफॉल, साथ में मिसिसिपी में भी आपको वो मिल जाएगा, मिसिसिपी पे। उसके बाद ग्रेट फॉल्स जो है, ग्रेट फॉल्स ऑफ पोटोमैक, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है कैटरैक्ट का। तो वाटरफॉल में सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटरैक्ट वाटरफॉल होता है, क्योंकि एक जगह पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में पानी गिरना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है वहाँ के मतलब सिचुएशन पे, और वहाँ पे जो गहराई होती है बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा च्यूट वाटरफॉल। च्यूट वाटरफॉल को देखिएगा, आप ये देख सकते हो सबसे पहले यहाँ ढलाव नुमा होगा, पानी का फ्लो यहाँ भी तेज होता है। देखो 20:23। ओके, बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछे थे, सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर शिवांगी आपका क्वेश्चन आया था, सॉरी मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं इधर पढ़ाने में मशगूल था, तो इधर लेफ्ट वाले स्क्रीन पे मेरी नज़र नहीं गई। ठीक है बच्ची, कोई बात नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, च्यूट वाटरफॉल को हम लोग बच्चों देखते हैं। च्यूट इज अ टाइप ऑफ वाटरफॉल दैट हैज़ फोर्स्ड वाटरफ्लो दैट हैज़ टू गो थ्रू अ नैरो चैनल दैट कॉजेज द वाटरफ्लो बिकम क्वाइट वायलेंट। आपने एक मूवी देखी होगी, वो बाहुबली फिल्म देखे थे ना? कितने बच्चे लोग बाहुबली फिल्म देखे हैं, जल्दी बताओ। जो बच्चे बाहुबली फिल्म देखे हैं, पहली वाली, दूसरी वाली मैंने देखा हूँ, पहली वाली बाहुबली फिल्म के बारे में बताओ, जो कौन कौन बच्चा देखा है? 11 लोग हैं अभी क्लास में, कौन कौन देखा है जल्दी बताओ। ओके, दोनों है, वाह। सजदा कह रही हैं दोनों मूवी देखी है वो, मैं दूसरा वाला पार्ट नहीं देख पाया था बच्चों। ओके, जो बच्चे वाटरफॉल देखे हुए हैं तो उसमें एक गाना था जिसमें हीरोइन के साथ हीरो, शुरुआत का गाना था वो, जिसमें वाटरफॉल के पास में डांस हो रहा था, देखे थे आप लोग, याद है? जिसमें उड़ के वो लोग एक वाले से दूसरे वाले चला जाता था, याद है? इनको याद है जी? ओके, याद आ गया। नहीं होगा तो वीडियो देखने के बाद, हमारी क्लास के बाद उस गाने को जरूर देखिए, उस गाना का बोल मुझे याद नहीं है। तो वो बहुत बड़ा उदाहरण बनता है च्यूट वाटरफॉल का, ध्यान रखिएगा। हाँ, पंछी बोले हैं क्या?
हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। तो हाँ वही वाला है, वो गाना याद कीजिएगा। वो बहुत बड़ा उदाहरण च्यूट वाटरफॉल का है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेप से पानी को बहना होता है। तो यहाँ जो आप फोटो में देख रहे हैं बच्चों, आप देखिएगा यही वाटरफॉल आपको वहाँ दिखेगा। वैसे वो 3D इफेक्ट था। 3D इफेक्ट साथ में ग्राफिक्स डिजाइनिंग और हाई लेवल का वर्चुअलाइजेशन वहाँ यूज़ किया जाता है। साथ में ग्रीन स्क्रीन होता है। हीरो हीरोइन वहाँ पे जाके शूटिंग नहीं किए थे, वो सारी की सारी शूटिंग इंडोर में की जाती है। और ग्रीन स्क्रीन होता है। ग्रीन स्क्रीन में अगर पीछे लगा दूँ तो मेरे पीछे में नियाग्रा जलप्रपात आ जाएगा। वैसे मैं नहीं करूँगा ये सब काम, बहुत पैसा का बर्बादी होगा, वो पढ़ने से मतलब है मुझे। आप यहाँ से भी अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, यूट्यूब भी ग्रो कर जाएगा, तो वो सब चीज़ भी आएगी, याद रखिएगा। क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है सभी बच्चे लोग को भी। आगे देखिएगा, च्यूट इज द टाइप ऑफ वाटर फ्लो। उसको क्या होता है, नैरो चैनल से, मतलब बहुत पतला। हाँ शिवांगी आप सही बोले, वो था रियल छोटी, लेकिन एक्चुअली वो 3D ग्राफिक्स से डिज़ाइन किया गया था। याद रखिएगा, 3D ग्राफिक्स इतनी अच्छी चीज़ होती है ना कि उसमें कुछ भी किया जा सकता है। एक मूवी है इंटरस्टेलर, अगर आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो इंटरस्टेलर मूवी देखिएगा। वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 3D मूवी का। अब 3D ग्राफिक्स उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। साई फाई, हाँ नीतीश सही कह रहे हैं। साई फाई मूवी भी जितनी भी होती है, वो सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन पे ही तो बनती है। अरे बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जी, जो कुछ से कुछ बदल देगा इंसान को। अब देखे हो आप, वो वाली मूवी देखे थे, क्या नाम था उसका, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी देखे होंगे, उसमें आदमी थोड़े है, वो तो पूरा का पूरा ग्राफिक्स पर, ग्राफिक्स डिजाइनर लोग उसमें बना दिए हैं। तो चलो, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं, बता दूंगा आप लोग को कौन सी देखनी है। ओके आगे देखिएगा। हाँ, दिस काउजेस प्रेशर ऑफ द वाटरफॉल टू बी स्पेशली हार्श एट इट बेस। देखो पानी अलग अलग चैनल से, मतलब अलग अलग लेवल से जो बहकर बहुत तेजी आता है, तो अंत में जहां पे वो गिरता है, जिस जगह पे उसका फॉल होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है कि वो बहुत ही तेज तीव्र प्रवाह से बहता है। दिस वाटरफॉल आर कंसाइड अ बीइंग पार्ट ऑफ मोस्ट रैपिड फॉल्स along with being the messiest, noisiest and frothiest of the water makes it out of the narrow channel। इसके कारण इस जगह पे बहुत ज्यादा, सबसे पहला क्या होगा तो झाग का फॉर्मेशन होता है। साथ साथ क्या होगा, तेज, ऐसी जो झरने होते हैं उसमें झाग होगा, तेज वो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद मेसीएस्ट, मेसीएस्ट मतलब बहुत ही जैसे तैसे, कभी इधर से बह के आएगा, इधर से बह के आएगा, तो उसको मेसी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इधर उधर से बहते हुए आएगा। और सबसे लास्ट में बहुत ज्यादा साउंड, ऐसे झरने जहां पर गिरते हैं वहां पे आवाज बहुत ही तीव्र होते रहती है। तो इसीलिए आप एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, पंचबो फॉल्स जो है ओरेगन में, वो बहुत ही बड़ा उदाहरण बनता है किसका, च्यूट वाटरफॉल का। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग स्टेपिंग पे होता है, इसीलिए उसमें साउंड बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है फैन वाटरफॉल, फैन फॉल वाटरफॉल। फैन फॉल, आप इसको मैं जूम करके नहीं दिखा पाया, ये फैन फॉल वाटरफॉल, ये थोड़ा सा देखोगे आप यहाँ पे, देखो आप यहाँ पतले पतले, देखो इधर से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर कभी इधर से मुड़ गया, कभी इधर से मुड़ गया, लास्ट में फिर ऐसे गिरा है। तो फैन फॉल वाटरफॉल कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। आप उसमें अलग अलग चैनल से आएंगे और वो सारा चैनल एक में मैच कर जाएगा, तो वही फैन होता है। वैसे आपने देखा है ना, घर में जो फैन होता है वो कैसा होता है बच्चों, ऐसा ही होता है ना, फैन रूपी। तो अलग अलग चैनल से आए और मिल करके ऐसे बन गए, ऐसा ही ना पंखा होता है हमारे घर में, ऐसे लटका हुआ होता है। तो अलग अलग चैनल से पानी आया और मिल करके एक जगह मिला और एक जगह से कहीं गिर गया, तो उसी को हम लोग फैन फॉल वाटरफॉल कहते हैं। फैन फॉल वाटरफॉल को और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन में देखते हैं। फैन फॉल वाटरफॉल आर वेरी कॉमन टू हॉर्सटेल वाटरफॉल। अब बच्चों एक बात आप बीच में अब बोलोगे कि ये हॉर्सटेल वाटरफॉल क्या होता है, तो हॉर्सटेल वाटरफॉल में बता देता हूँ। देखिए ये हमारा एक साइड लाइन हुआ, साइड लाइन में ये नदी मैं बहा देता हूँ बच्चों, ये नदी। तो अगर ये जो फॉल हो रहा है, तो इस फॉल में हॉस्टल में क्या देखिएगा आप कि जो झरना होता है वो अपने बहाव के पास में आकर के चौड़ा हो जाता है, मतलब पानी इधर से आ रहा है, लेकिन वो फ्लो कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 70 डिग्री का इंक्लिनेशन हो जाएगा, 70 डिग्री का बहुत ही खतरनाक इंक्लिनेशन होगा, जिसके कारण जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर से ना घोड़े के पूंछ के ऐसे पानी गिरने लगेगा। तो ये भी नॉर्मल वैसा ही होता है।
और इसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह से नदियाँ मैच करें, मतलब अलग अलग धाराएं आएंगी, जल धाराएं, वो एक जगह पे मिलेंगी। अब ये भी आप देखना, ये 3D फोटो नहीं है, अब इसको नीचे मत समझ लिया, ये भी नदियाँ ऊपर से ही आ रही हैं और एक जगह मिल के ये मेन हमारा झरने का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसीलिए ये देखा जाए तो हॉस्टेल वाटरफॉल से मैच करता है। उसके बाद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स बोथ दिस टाइप ऑफ वाटरफॉल सिमिलर टू बी द वाटर फ्रॉम द waterfall drops. It drops in a steep slope direction while the water keeping touching at the underlay. मैंने इसी चीज को बताया कि वो जो इंक्लिनेशन होता है, जो गिराव होता है जहां से वो पानी आ रहा है, वो बहुत ज्यादा उठा होता है, इसीलिए ऐसा हॉर्स वाला जो होता है ना, हॉर्स वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन, ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा फिर से आ गया है यहाँ पे। द फैन शेप रिजेंबल्स द फैन यूज ऑफ एशियन वुमेन when they want to fan themselves during the hot days, except the orientation of waterfall will be flipped upside down, not how to typically held by the majority. मैंने इसी चीज को बताया कि वो अलग अलग से मिल करके एक जगह पे होते हैं। फैन वाटरफॉल्स आर मोर trapezoidal shaped than a hostel. Moreover, the velocity of water falling down from the slope is different compared to the hostel. Since the waterfall is fallen out in the base, it does not fall strongly as the hostel falls would. कहने का अर्थ, जो फैन फॉल वाटरफॉल होता है ना, वो हॉस्टल जैसा होता है, लेकिन उतना तेज नहीं बहता है जितना कि फैन, मतलब हमारा हॉस्टल तेज बहता है। हॉस्टल को मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि हॉस्टल में फिर हॉस्टल बताता तो उसमें भी 2-3 और स्पेशल टर्म है। आप फैन फॉल के बारे में बस इतना याद रख लो कि वो अलग अलग जगह से आकर के जो स्ट्रीम्स होते हैं, झरने, मतलब छोटी छोटी जो नहरिकाएँ होती हैं, वो एक जगह मैच करती हैं और जहाँ पे वो गिरती है वहाँ पर घोड़ा की पूँछ के नुमा फॉर्मेशन होता है, और देखा जाए तो वो एक प्रकार से हॉस्टल और फैन फॉल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब सामान, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने अभी 4 पहले बताया है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वैसे हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है बच्चों, अभी हाँ ख़त्म हो ही गई है, क्योंकि इसके आगे का कंटेंट में हम लोग बिहार में जितने भी स्पेशल हमारे जलप्रपात हैं, वो सारे ककोलत से लेकर के जो भी छोटा मोटा है सबको हम उस वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग बच्चों यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपको लास्ट में अभी बोला था जिस प्रकार से आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, मैं वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ।